सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं हमारे ईएफएस का प्रैक्टिकल। हम आज प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं ईएफएस से रिलेटेड। सो सबसे पहले हम सर्च करेंगे अपना ईएफएस इलास्टिक फाइल सिस्टम। यहाँ पर वी विल क्लिक ऑन ईएफएस, create our file system. We will give the name of our EFS service, EFS1, and we will select our VPC. So here only this is a default VPC, so we will select only default VPC. We have not created our own VPC. Just create a file system. So now the file system is created. I will select this, view details. So this is the file system detail. All the details are here. Performance mode, it's general purpose mode. एंड ये जो साइज़ है हमारा, ये 6 KB अभी साइज़ है फाइल सिस्टम का। साइज़ इन स्टैंडर्ड, साइज़ इन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस और साइज़ इन आर्काइव, ये सारे हमारे फाइल सिस्टम के टाइप्स होते हैं। स्टैंडर्ड होता है, एक इनफ्रीक्वेंट होता है और एक आर्काइव होता है। सो ये जो 6 KB है, ये फाइल सिस्टम का साइज़ नहीं है। अब इसके अंदर जो डेटा है उसका साइज़ होता है ये, कि अभी कोई भी डेटा नहीं है इसमें, बट जो थोड़ा बहुत भी डेटा होता है उसका अभी हमारे पास में कुछ साइज़ होता है। सो ये 6 KB है यहाँ पर। टोटल KB 6 एंड परसेंटेज ऑफ टोटल मीटर्ड साइज़ दैट द ऑब्जेक्ट कंप्राइजेस इज 100%. सो यहाँ पर है टोटल साइज 6 KB, साइज इन स्टैंडर्ड 6 KB एंड इनफ्रीक्वेंट में भी 0 है, आर्काइव में भी 0 है। स्टैंडर्ड है हमारे पास में बाय डिफ़ॉल्ट। कौन सी हमारी स्टैंडर्ड EFS फाइल सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें कुछ मॉनिटरिंग वगैरह इनेबल नहीं है। यहाँ से हम इसके टैग्स देख सकते हैं, फाइल सिस्टम पॉलिसीज़, एक्सेस पॉइंट्स, यहाँ से नेटवर्क एंड रेप्लिकेशन रूल्स वगैरह हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं फाइल सिस्टम के लिए, ठीक है। तो अभी हमारा फाइल सिस्टम हो गया है क्रिएट। इसको अटैच करते हैं हम अपने इंस्टेंस के साथ में, माउंट करते हैं, माउंट वाया DNS या फिर IP। जो हमारा प्राइवेट इंस्टेंस होता है हम उसको IP के साथ में माउंट करते हैं। लाइक हमारा जिस भी जोन में हमारा इंस्टेंस है, तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और एक साथ हम एक EFS को मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस के साथ में माउंट कर सकते हैं। लाइक EBS वॉल्यूम में क्या होता था कि हमें पहले यू माउंट करना होता था, उसके बाद हम माउंट कर पाते थे अपने किसी और इंस्टेंस के साथ में। सो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम माउंट वाया DNS करके एक साथ भी माउंट करवा सकते हैं। हमारे पास में एक ये EFS माउंट हेल्पर है और यूजिंग द NFS क्लाइंट। सो ये वाली कमांड जो है हम इसको कॉपी करके इनडायरेक्टली हम माउंट कर देते हैं। सूडो माउंट ये हम चला देते हैं अपने इंस्टेंस के ऊपर और वहाँ पर हो जाता है माउंट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले होगी एक इंस्टेंस की ज़रूरत, जिस पर हम इसे माउंट करवाएंगे। तो हम करेंगे अपना एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च। सो वी विल सर्च और EC2 इंस्टेंस एंड सिंपली वी विल लॉन्च अवर EC2 इंस्टेंस विथ द डिफ़ॉल्ट VPC एंड डिफ़ॉल्ट सबनेट्स। सो लॉन्च विदाउट द वॉक थ्रू. We will give the instance name here. So our instance name is instance1. ये हम ले लेते हैं इंस्टेंस नेम। अमेजॉन लिनक्स कर्नल 6.1 यही रहेगा। और कीपैड हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, ओहायो न्यू। एडिट करते हैं यहाँ से, अपना VPC डिफ़ॉल्ट रहेगा। सबनेट हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा सबनेट में हम वर्क कर रहे हैं, सबनेट A। एंड इनेबल रही है हमारी पब्लिक IP, क्योंकि अभी हम पब्लिक इंस्टेंस पर ही वर्क कर रहे हैं। हमारा जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है वो भी हमें यहाँ से मिल जाएगा, लॉन्च विज़ार्ड 1। और GP3 की जगह हम यहाँ पर कर देते हैं GP2 और हम करेंगे यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस। तो हमारा इंस्टेंस हो रहा है यहाँ से लॉन्च। So our instance is launched now and we will connect our instance and we will attach the EFS volume and mount the EFS volume. Okay, so here we go. First of all, the instance should be running and 2x2 status should be passed. सो वी विल चेक आर इंस्टेंस इज 2x2 और नॉट। यहाँ पर हमारे स्टेटस चेक में 2x2 आ जाता है, जिसमें हमारा होता है एक सिस्टम और एक इंस्टेंस स्टेटस चेक होता है। सो जो सिस्टम स्टेटस चेक होता है उसमें हमारा कोई भी नेटवर्क इंटरप्शन हो रहा है या हार्डवेयर का स्टेटस चेक करना, पावर स्टेटस चेक करना, ये हमारा सिस्टम स्टेटस चेक होता है। जो इंस्टेंस होता है, इंस्टेंस में होता है हमारा जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशंस है सारे के सारा, वो हमारा इंस्टेंस स्टेटस चेक में आ जाता है, ठीक है। तो अभी ये 2x2 आ चुका है। अभी हम करेंगे इसको कनेक्ट पर, यहाँ पर क्लिक। सो वी विल कनेक्ट आर पब्लिक इंस्टेंस, और पब्लिक है तो ईजिली हमारा कनेक्ट हो जाएगा ये इंस्टेंस। सो मोबाइल टर्मिनल वी विल ओपन हियर एंड वी विल पेस्ट आर कमांड स्टार्ट लोकल टर्मिनल CD desktop and we will paste our command here. So we have logged in to our instance. Yes, we will press yes and yeah, we are logged in here. So sudo su से हम आते हैं अपने रूट यूज़र पर स्विच कर लेते हैं,
ठीक है, हमें देखना है हमारा यूज़र, तो हम कर लेते हैं अपना हू एम आई, सो अभी हम रूट यूज़र में हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं, हम जाते हैं अपने ईएफएस पर, यहाँ पर हम डबल टैप में भी ओपन कर सकते हैं, मैंने नहीं करके रखा है इसलिए आई एम सर्चिंग योर ईएफएस। सो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं अपनी ईएफएस पर, ईएफएस सर्विस विल ओपन हियर, taking a little bit of time. So we will select here EFS and we'll open our this EFS Elastic File System and attach to our EC2 instance. So mount via DNS, mount via IP, हम IP से भी कर सकते हैं, हम अभी DNS से करते हैं, ठीक है। सो इसको हम कर देते हैं अभी क्लोज, एडिट, we will click on attach and here we have like we can mount via DNS and via IP. so हम अभी public instance पर ही वर्क कर रहे हैं, so हम DNS से हम माउंट कर लेते हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे NFS क्लाइंट को और हमने जो अभी लॉन्च किया है वहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे और हमें एक फ़ोल्डर चाहिए होता है जहाँ पर भी इसको माउंट करवाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर अपने फ़ोल्डर का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने तो कोई फ़ोल्डर क्रिएट नहीं किया है, सो फर्स्ट वी विल क्रिएट आवर फ़ोल्डर, ठीक है। सो यहाँ से हम इस कमांड को कॉपी कर देंगे। इस कमांड से क्या हो रहा है कि ये माउंट कर रहा है हमारे एनएफएस प्रोटोकॉल को। इसमें जो एनएफएस यूज़ होता है 2049 प्रोटोकॉल इसका नंबर होता है। सो इसको ये माउंट कर रहा है हमारे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के ईएफएस नाम के फ़ोल्डर में। सो ईएफएस नाम का तो अभी हमारे पास में कोई फ़ोल्डर ही नहीं है, करंट लोकेशन पर ये फ़ोल्डर ही ईएफएस है। तो सबसे पहले हमको ना ईएफएस नाम का फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा और वहाँ पर उसको माउंट करवाना पड़ेगा। बट जो भी हम ये सारे वर्क करते हैं, हम यूजुअली वी कैन डू ऑन the MNT folder, because MNT folder is the blank directory, so we can work also there and we can create our folders also. So we will go first cd slash and here we will do ls hyphen ltr. So we will see that here is a folder, MNT folder is there, this is the directory MNT folder. So हम इसी के अंदर वर्क करते हैं, लाइक हम जाते हैं सीडी MNT में, हम नहीं जाएंगे, हम चले जाते हैं पहले बाहर सीडी में और जो भी हमारे पास में कमांड है, ये वाली कमांड, इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और अभी हम EFS नाम के फ़ोल्डर पर नहीं करवा रहे हैं, हम कहाँ करवा रहे हैं, स्लैश के अंदर MNT में, ठीक है। तो हम यहाँ से अपनी ये कमांड को चला देंगे। अगर हम स्लैश अंदर जाके चलाते तो हमें यहाँ पर डबल स्लैश नहीं लिखना होता, लाइक पहले जैसे लिखा था हमारा EFS एक स्लैश के बाद में, तो वैसे ही हम अपना एक EFS लिख सकते थे। सो अभी हमने यहाँ पर इसको कर दिया है माउंट, सो इट इज़ बीइंग माउंटेड। अभी ये हमारा माउंट नहीं हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि ये EFS प्रोटोकॉल का यूज़ करता है जिसका पोर्ट नंबर होता है 2049 और हमने अपने सिक्योरिटी ग्रुप में EFS प्रोटोकॉल दिया ही नहीं है। और जो EFS होता है उसका खुद का भी एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है, तो हम या तो इसका खुद का भी सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं EFS का, वो वाला सिक्योरिटी ग्रुप भी हम अटैच करवा सकते हैं, या फिर हम अपने जो EC2 इंस्टेंस है उसका भी सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में जो ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप है EC2 इंस्टेंस का, हम उसे ही एडिट करके वहाँ पर अपना NFS प्रोटोकॉल दे देते हैं। सो वी विल सर्च हियर सिक्योरिटी ग्रुप EC2 फीचर। और यहाँ पर हमको देना होगा क्या, NFS प्रोटोकॉल हमें ऐड करना होगा जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें। EFS का खुद का भी एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है, ठीक है। सो हम यहाँ से करेंगे क्रिएट नहीं, हम एडिट कर देते हैं हमारे इसी सिक्योरिटी ग्रुप को। लॉन्च विज़ार्ड 1 हमने यूज़ किया, यहाँ हम करेंगे एडिट इन माउंट रूल। यहाँ पर RDP SSH HTTP तो हमने दे के रखा है, बट यहाँ पर हमको देना होगा कौन सा, NFS प्रोटोकॉल। सो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे NFS 2049 इसका पोर्ट नंबर है और यहाँ पर हम इसको दे देंगे IP और यहाँ से कर देंगे हम इसको सेव रूल। सो अभी हमारा हो गया है NFS प्रोटोकॉल इनेबल। सो NFS होता है, NFS का यूज़ क्या होता है कि NFS ये चेक करता है, ये कंट्रोल करता है कि ये EC2 इंस्टेंसेस के, मतलब जो सबनेट है, सबनेट के अंदर जो भी इंस्टेंसेस हैं, सो वो कौन से इंस्टेंसेस EFS को एक्सेस कर सकते हैं। सो NFS प्रोटोकॉल का यही यूज़ होता है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर माउंट करके कि अब ये माउंट हो रहा है या नहीं। यहाँ पर ये इसलिए माउंट नहीं हो रहा है क्योंकि जो हमारा हमने जो यूज़ किया है यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप, वो हमारे EC2 इंस्टेंस को अटैच है और EFS का एक खुद का सिक्योरिटी ग्रुप होता है जो इसने यहाँ से खुद से क्रिएट कर लिया। अगर हम जाएंगे अपने फाइल सिस्टम पर और हम देखेंगे उसमें कौन सा हमारा अटैच्ड है सिक्योरिटी ग्रुप, हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ नेटवर्क पर हम जाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि हमारा मैनेज पर क्लिक करके वी विल सी दैट विच सिक्योरिटी ग्रुप इज़ अटैच्ड। तो यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप अटैच्ड है लॉन्च विज़ार्ड 1
वन वाला सिक्योरिटी ग्रुप अटैच नहीं। सो हमको अपना जिस सिक्योरिटी ग्रुप में हमने NFS प्रोटोकॉल दिया था, हमें वो वाला सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर अटैच करना होगा। सो ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप हमने यहाँ से डिटैच करके अपना लॉन्च विज़ार्ड 1 अटैच कर देते हैं, या फिर जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप इसने क्रिएट किया है डिफ़ॉल्ट, उसमें हम अपना NFS प्रोटोकॉल दे देते हैं। सो हम एक बार ये करके देख लेते हैं कि इससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं। सो अगेन वी विल लॉग इन टू आवर इंस्टेंस एंड from sudo su we will go to our root user, and now we will paste that command. Go to the file system and we will mount that file system. So we will simply click on the attach and we will copy this command now again, and we will paste here, and यहाँ से EFS को हम हटा देते हैं। /mnt में हम करना चाहते हैं तो हम वहाँ का नाम लिख देते हैं, यहाँ पर उस फोल्डर का नेम। और अब हम करके देखते हैं। देखिए अब ये माउंट हो गया है सक्सेसफुली, क्योंकि वहाँ पर जो सिक्योरिटी ग्रुप था उसने डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया था। और क्योंकि EFS का खुद का सिक्योरिटी ग्रुप होता है, तो या तो हम खुद क्रिएट करके उसको अटैच कर दें, या फिर जो हमने अपना खुद का जो सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ किया EC2 इंस्टेंस का, उसी में हम अपना NFS प्रोटोकॉल डाल दें। सो ये यहाँ पर हो गया है माउंट। अब माउंट होने के बाद में अगर हम यहाँ पर कुछ भी फाइल डिटेल्स डालेंगे, सो वो हमारी माउंटेड टारगेट्स पर होगी। माउंट होने के पहले जो हमने ऐड किया होगा वो सब नहीं होगा, लेकिन माउंट होने के बाद में अब जो भी हम इसमें डालेंगे, जैसे EBS वॉल्यूम में हमने माउंट किया था और उसके बाद हमने जो डेटा डाला, सो वो डेटा हमारा पर्सिस्टेंट डेटा था। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने क्या किया है, सिर्फ एक ही EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है। सो वी विल लॉन्च अगेन 1 मोर EC2 इंस्टेंसेस, ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारा डेटा है वो शेयर हो रहा है या नहीं दोनों इंस्टेंसेस के बीच में, ठीक है। सो हम अपना एक और EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं। यहाँ से सेम VPC में हमें लॉन्च करना होगा, हम डिफरेंट VPC में नहीं कर सकते, डिफरेंट जोन में हम ले सकते हैं। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना इंस्टेंस 2, और अपना यहाँ से इंस्टेंस टाइप हम सेलेक्ट करते हैं, और इंस्टेंस टाइप हमारा हो गया T2.micro ले लिया हमने। की पेयर हो गया हमारा ओहायो। फिर यहाँ से हम एडिट करेंगे, हम सबनेट B में करेंगे। अब हम करेंगे कौन सा सिलेक्ट, यहाँ से हमारा ए नहीं, हम करेंगे B, और इनेबल पब्लिक IP एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं लॉन्च विज़ार्ड 1, क्योंकि हमने इसमें प्रोटोकॉल दे चुके हैं। GP2 हम यहाँ से ले लेते हैं और कर देते हैं हमारे इंस्टेंस को लॉन्च। यहाँ से हम फाइल सिस्टम EFS को भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंस्टेंस। अब हम इसे भी माउंट कर देते हैं, इस पर भी हमारा EFS कर देते हैं माउंट, ठीक है। सो अभी ये पेंडिंग है। सो हम इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ से विल क्लिक ऑन कनेक्ट, और यहाँ से हम करेंगे। सबसे ज़्यादा इजी सर्विस है AWS की, ठीक है। सबसे पहले तो हमको उसको कनेक्ट करना होगा, उसके बाद में ये माउंट कर पाएंगे। तो सीधी डेस्कटॉप करेंगे हम यहाँ से क्लिक, और इसको कर लेंगे कनेक्ट। और अब हम जाते हैं हमारी EFS पर, और इसे कॉपी करके एज इट इज़ हमें करना है, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। हम जाएंगे अपने sudo su से रूट यूज़र पर, इसे थोड़ा सा जूम कर सकते हैं ताकि ये सही से दिखे। अब पेस्ट कर देंगे हमारी कमांड, और कहाँ पर करना है हमको, हमारे पास में EFS नाम का तो कोई फोल्डर नहीं है। सो हमारा अभी MNT नाम का फोल्डर है हमारा स्लैश के अंदर, तो वहाँ पर हमने इसे कर दिया है माउंट, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पर चेक करने के लिए हमारे पास में कमांड होती है df-h डिस्क फ्री, ये चेक करता है, इसमें हमें पता चल जाएगा कि माउंट हुआ है या नहीं। यहाँ पर कुछ फाइल्स हमारे पास में पहले से devtm pfs टेम्पररी फाइल्स devexpd, ये हमारा जो है हमने EBS में यूज़ किया था। EBS ब्लॉक स्टोरेज का डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम होती है ये DVXVDA, और ये इस तरह से हमारे कुछ फोल्डर्स है। तो इनके हमारे साइज़ हैं 4.5 MB, इसमें से यूज्ड 0 ही अवेलेबल, हमारा फुल अवेलेबल है, 0% यूज्ड है। माउंटेड पॉइंट इसका है /dev, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है इसके माउंटेड पॉइंट, और ये /run पर हमारे पॉइंटेड है। TMPFS है हमारा यहाँ पर माउंटेड रन पर, और ये हमारा /mnt पर है। FS जो भी हमने क्रिएट किया है, ये हमारा दिख रहा है हमारा फाइल सिस्टम। ये हमारा फाइल सिस्टम था जो हमारा कहाँ पर माउंटेड है, MNT पर। इसका साइज़ हमारा 8 एटाबाइट है। यहाँ से हमें df-h से पता चल जाता है हमारे कहाँ पर माउंट हुआ है। हम इस वाले इंस्टेंस में भी चेक कर लेते हैं। हमारे फर्स्ट वाले इंस्टेंस में df-h करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा अभी हमने बनाया EFS वॉल्यूम, ये माउंट हुआ हमारा /mnt में, और अभी इसमें 8.0 एक्साबाइट इसका साइज़ है। ये जो एक्साबाइट होता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है। लाइक हमारा जो एक्साबाइट है उसका साइज़ आप देख सकते हैं कि 1 एक्साबाइट = 1024 पेटाबाइट्स होता है। स्टोरेज हायरार्की में हम देखेंगे
कि 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स एंड 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB एंड 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, 1 TB टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट एंड 1 petabytes is equal to 1024 terabytes and 1 exabyte is equal to 1024 petabytes। तो इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है। ये देखिए लाइक यहाँ पर केबी है, ठीक है, फिर ये एमबी, फिर ये जीबी, ये टीबी। लाइक वी हैव द हायरार्की ऑफ स्टोरेज। हमारे पास में 1 एक्साबाइट और जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टोरेज होती है, 1024 पेटाबाइट्स के इक्वल होती है ये, ठीक है। सो हमारे पास में सबसे छोटी यूनिट तो हमारी बिट होती है। 1 बिट हमारा एक फ्लिप फ्लॉप हमारा जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्टोरेज की, एक डिजिटल यूनिट होती है जिसे हम फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, जो सिर्फ एक बिट ही स्टोर करता है, ठीक है। एक एट अ टाइम ओनली 1 बिट इज स्टोर्ड। और 4 बिट्स का हमारा एक निबल होता है और 8 बिट्स की हमारी होती है, 1 बाइट हमारी बनती है। जब 8 बिट्स कंबाइन होती है तो उससे हमारी 1 बाइट बन जाती है। इसलिए हमने जो देखा था ऑक्टेट, वो हमेशा कितने बिट का होता है, 8 बिट्स का था हमारा ऑक्टेट, ठीक है। सो इसे हम ऑक्टेट बोलते हैं 8 बिट्स को। और हमारा हो गया 1 KB। 1 KB इज इक्वल टू हमारा होता है 1024 बाइट्स का होता है, ठीक है। फिर एक MB में हमारे 1024 KB होते हैं, फिर 1 GB में हमारे 1024 MB होते हैं, 1 TB में हमारे 1024 GB होता है और 1 PB में हमारे 1024 टेराबाइट्स एंड 1 एक्साबाइट में हमारा होता है 1024 पेटाबाइट्स, ठीक है। हम गूगल पर सर्च करेंगे EB टू GB कन्वर्टर, इससे हमें पता चलेगा कि हमें कितनी ज़्यादा स्टोरेज मिल रही है, मतलब 1 EB में हमारे कितने GB हो सकते हैं। सो हम यहाँ पर डाल देंगे हमें 8 EB मिल रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा है हमारा 80 + 9, इसका मतलब होता है हमारा 10 टू द पावर 9, मतलब 8 × 10 टू द पावर 9 GB हमें स्टोरेज मिल रही है, जो कि हमारी 8 बिलियन के इक्वल होती है। 8 बिलियन ऑफ GB अगर हमें मिल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टोरेज है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने स्टोरेज लिख के रखी है कि हमारी सबसे छोटी यूनिट, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है सबको कि बिट हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, फिर बाइट, किलोबाइट, MB, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट एंड एक्साबाइट। एक्साबाइट तो अभी बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिट है। हमको क्या है, EFS में इतनी ज़्यादा बड़ी यहाँ पर वैल्यू मिल रही है, इतने एक्साबाइट तक का हमको यहाँ पर साइज़ मिल जाता है EFS में। इसने हमें इतनी ज़्यादा बड़ी स्पेस इसलिए दे के रखी क्योंकि यहाँ पर ऑटो स्केलिंग की जब एक्टिविटी होती है तब ऑटोमेटिकली इसमें स्टोरेज बढ़ती है, कम होती है। इसलिए यहाँ पर 8.0 EB तक हमको वॉल्यूम दी है, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ी एक वॉल्यूम है, जिसमें हमारे 8 बिलियन तक गीगाबाइट सेव हो रहा है। 8 बिलियन तक का डेटा हमारा सेव हो सकता है, जिसकी स्टोरेज 8 बिलियन GB होगी। लाइक हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास तो बहुत ही कम GB का हम यूज़ कर लेते हैं। 8 GB की हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पर स्टोरेज हमारा यूज़ हो रहा है, वहाँ पर हमें 8 बिलियन GB तक का डेटा हम वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। ये उसका एक साइज़ है, बट अभी यहाँ पर सिर्फ 0 ही है यूज़्ड और अवेलेबल, इसका फुल अभी अवेलेबल है। लेकिन अभी जब हम इसमें डेटा डाल देंगे तो इसमें कुछ यूज़्ड आ जाएगा। लाइक हम इसमें बना देते हैं MKDIR NFS नाम से हमने एक डायरेक्टरी बना दी, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक अभी डायरेक्टरी बनाई थी यहाँ पर मैंने एक डायरेक्टरी बनाई NFS नाम से, और मैं यहाँ पर सर्च करूँगी दूसरे वाले इंस्टेंस में LS करके। यहाँ पर मुझे NFS नाम की कोई भी डायरेक्टरी शो नहीं हो रही, बट हमने तो EFS अटैच कर दिया है, EFS माउंट भी कर दिया है और डेटा हमारा शेयर होना चाहिए। इसमें क्यों नहीं शो रही है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो EFS माउंट करा है वो हमने किस लोकेशन पर करा है, हमारे MNT नाम के फोल्डर में, /MNT जो है हमारा, उसके अंदर हमने किया है। सबसे पहले हमको /MNT में ही जाना होगा, फिर वहाँ पर हमको जो भी वर्क करना है हम वहाँ पर करेंगे। जैसे हमने EBS में किया था वैसे ही। हम MKDIR करेंगे या फिर हम कोई भी टेक्स्ट फाइल कुछ भी हम क्रिएट करेंगे। हम डायरेक्टरी बना लेते हैं एक भूमि नाम से। अब अगर हम जाते हैं अपने दूसरे वाले इंस्टेंस में और CD/MNT में जाते हैं और LS अगर हम करेंगे, अब हमको मिल रही है हमारी डायरेक्टरी। इस तरह से ये हमारा काम करता है। अब हम देखेंगे DF-H से अगर देखेंगे इसकी स्टोरेज अगर यूज़ हुई हो, तो अभी भी इसमें सिर्फ 0 ही है, क्योंकि अभी इतना कोई डेटा हमने इसमें डाला नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्टरी क्रिएट करी, इसलिए यहाँ पर अभी 0 ही बता रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा डेटा शेयर्ड होता है।
सो इस तरह से हमारा जो डेटा अक्रॉस मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस के साथ में शेयर होता है। लाइक EFS इज़ अ इलास्टिक फाइल सिस्टम, इट इज़ स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द AWS Amazon Web Services, which is used for sharing the data between the multiple EC2 instances and within the same virtual private cloud. So we use this for the non-bootable files, and it only works with the Linux, it doesn't work with the Windows, ठीक है। सो ये हमारा हो गया है पूरा, हमने आज देख लिया हमारा EFS। और अगर आपको इसको यू माउंट करना है यानी कि यहाँ से हटाना है, तो आपको सिंपली अपने पहले तो MNT से बाहर आना पड़ेगा, फिर आपको यू माउंट कमांड चलाना होगा जैसे हमने किया था अपने EBS में, सेम वैसे ही। और MNT करेंगे तो अब हमारा यू माउंट हो गया। अगर अब हम जाएंगे अपने /MNT में और यहाँ पर हम कुछ भी क्रिएट करेंगे, MKDIR ऐसा हमने कोई डायरेक्टरी बना दी है। अगर अब हम जाएंगे यहाँ पर और इसमें हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें वो नहीं मिल रही, क्योंकि हम यू माउंट कर चुके हैं, ठीक है। हम यू माउंट कर चुके हैं और यहाँ पर भी हम कुछ क्रिएट करेंगे तो वो हमारे फर्स्ट इंस्टेंस में भी नहीं शो होगा। तो इस तरह से हमारा डेटा जो है अक्रॉस EC2 इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली शेयर हो जाता है, अगर हम उसमें EFS वॉल्यूम को माउंट करके अटैच करके हम माउंट कर देते हैं तो। और ये सबसे ईजी सर्विस है हमारी अब तक की जो भी हमने सर्विसेज देखी है AWS में। सो ये जो EFS है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और एकदम सिंपल सर्विस है। सो ये सारे के सारे आपको परफॉर्म करने के बाद में क्या करना है, आपको सिंपली इसको कर देना है टर्मिनेट, नहीं तो आपका जो है बिल बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। लाइक मैं आपको अभी अपना बिल शो करके दिखा देती हूँ। जब मैंने आपको VPC के प्रैक्टिकल करवाए थे तो VPC में थोड़ा सा बिल, VPC पेयरिंग में हमने जो नेट यूज़ करा था उसमें इलास्टिक IP होती है। सो इलास्टिक IP के कारण मेरा यहाँ पर थोड़ा सा बिल जनरेट हो गया है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ $4 हुआ है अभी तक का मेरा पूरा बिल। अगर मैं इसको अगर रुपीज़ में देखना चाहूँगी तो ₹1 हमारा 95 $1 जो होता है हमारा 95 रुपीज़ का होता है। तो 4.18 आया है मेरा। सो कितने का होगा देख लेते हैं। 4.18 इन रुपीज़। सो देखते हैं हमारा कितना आएगा, 404 इतना ज़्यादा मेरा बिल जो है जनरेट हो गया है। सो मुझे ये पे करना होगा आप लोगों को, जो भी मैंने प्रैक्टिकल करवाया उसके कारण मेरा ये बिल जनरेट हुआ। सो आप लोग भी अगर प्रैक्टिकल करें तो आप जल्दी से अपना जो है बंद कर दें अपने सारी सर्विसेज। और इलास्टिक IP तो आपको खासकर देख लेना कि कोई इलास्टिक IP है तो नहीं एलोकेट, अगर वो एसोसिएट भी नहीं है किसी इंस्टेंस के साथ में, बट एलोकेट भी नहीं होनी चाहिए, आपको उसे तुरंत रिलीज़ कर देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिल उससे जनरेट हो जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं रिकमेंडेड एक्शन, मतलब मैंने बजट क्रिएट करके रखा है, इसलिए यहाँ पर लिखा है रिव्यू बजट एक्सीडेड, ठीक है। सो अगर आपका बजट एक्सीड हो जाता है तो आपके पास में सिंपली मेल आ जाता है कि और बजट इज़ एक्सीडेड, जो हमने $0 का क्रिएट करके रखा है कि अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो एक्सीड हो जाएगा, 0.1 भी हो जाता है। तो यहाँ पर एनॉमलिटीज़ हमारे पास में 2 कॉस्ट एनॉमलिटीज़ डिटेक्टेड इन लास्ट 90 डेज़। सो ये पूरे लास्ट 90 डेज़ का टोटल मेरा है। अभी तक तो मेरा ज़्यादा कुछ बिल जनरेट नहीं हुआ था, बट अभी जो बिल जनरेट हुआ है वो ही बिल आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम कॉस्ट एक्सप्लोरर होता है, वहाँ से भी हम देख सकते हैं हमारा डिटेल्ड जो बिल है कि कहाँ से जनरेट हो रहा है, कौन सी सर्विस हमारी यूज़ कर रही है। कलर से हमें पता चल रहा है, यहाँ पर ये वाला कलर जो EC2 यूज़र है ये VPC है। ये हमारा टैक्स लग गया, ठीक है। सो ये हमारा टोटल है EC2 यूज़र का, नवंबर का 0 ही था मेरा, कोई बिल नहीं आया। बट अभी जो है मेरा बिल जो है वो मई में ही आया है, ठीक है। तो यहाँ से हम डेट रेंज लगा कर भी देख सकते हैं स्पेसिफिक, अगर हम डेट रेंज लगाएंगे तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा। अगर हम अभी तक का लगा देते हैं, मई तक का, 1 मई से लेके यहाँ से कर देते हैं इसको अप्लाई। सो यहाँ से पता चलेगा कि मेरा सिर्फ मई का ही इतना फोरकास्टेड जो है कि इतना आ सकता है एंड होते होते, और मेरा तो वहाँ तक पहुँच ही गया है $4.18 तक। सो आप लोगों को सारे के सारे इंस्टेंसेस टर्मिनेट कर देना अपने प्रैक्टिकल करने के बाद में। सो गाइज़ आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही यूज़फुल लेक्चर था आज का। और मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है आप लोगों को ऐसे समझाने में, क्योंकि इसमें मेरा भी रिवीजन हो जाता है और लाइक अपनी हेजिटेशन ही कम होती है इस तरह से अगर लेक्चर रिकॉर्ड्स करते हैं तो। So, stay tuned with this channel and keep learning and keep enjoying your life. Bye bye.